आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा आरंभ करने से पहले आपको एक पहेली सुनाता हूँ। बेहोशी में है एक किंतु साथ में रहने वाले सभी बेहोशों को होश में लाता है। होश में आकर ये सब किसी अन्य अज्ञात को खोजते रहते हैं। लाख प्रयत्न करने पर भी इन्हें वह नहीं मिलता है। मिलेगा कैसे? क्योंकि ये सब के सब उससे मिलने लायक है ही नहीं, नालायक हैं सब। और जो उससे मिलने लायक है वह तो बेहोशी में है। विडंबना है कि जो होश में हैं वे उस अज्ञात से नहीं मिल सकते हैं और जो उससे मिल सकता है वह तो बेहोशी में है। तो फिर कैसे होगा इस बेहोश का मिलन उस अज्ञात से? मिलन तब संभव हो पाएगा जब यह सब नालायक फिर से बेहोश हो जाए, जिससे वह बेहोश होश में आ जाए। यह है पहेली। अब आप तो समझ ही गए होंगे, फिर भी बता ही देता हूँ। आत्मा स्वयं बेहोशी में है। स्थूल शरीर जो जड़ स्वभाव वाला है उसी को अपना स्वरूप समझना और अपना निजी चेतन स्वरूप को नहीं जानना, यही आत्मा की बेहोशी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, शरीर, ये सब जो स्वभाव से जड़ होने से संवेदनाहीन रहते हैं, यही उनकी बेहोशी है। और आत्मा के संपर्क में आकर मन आदि का संवेदनशील हो जाना, सक्रिय हो जाना, चेतन जैसे हो जाना, यही उनका होश में आना है। फिर ये सब मन आदि उस अज्ञात परमात्मा को खोजते हैं, किंतु इन्हें परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि इनमें परमात्मा को पाने की क्षमता है ही नहीं। और समाधि स्थिति में जब यह सब मन आदि बेहोश हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब आत्मा होश में आ जाता है, सचेत हो जाता है, जाग जाता है, अपने स्वरूप को जान लेता है और परमात्मा से मिलन हो जाता है। अनंत काल का अज्ञान अंधकार मिट जाता है। समस्त सांसारिक दुखों का एक क्षण में नाश हो जाता है। आनंद ही आनंद रहता है। बस कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं। जो लोग सांसारिक सुख से मुंह मोड़कर आत्मिक सुख चाहते हुए ध्यान आदि का अभ्यास करते रहते हैं, वे लोग शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत जागरूक रहते हैं, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा, ध्यान में मन उतना अच्छा लगेगा। शारीरिक स्वास्थ्य को सदा संतोषजनक स्थिति में रखने में खान पान का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या खाने से शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात का हमेशा निरीक्षण करना पड़ता है, ताकि शरीर रोगग्रस्त होने से पहले ही सचेत होकर आरंभ दशा में ही विकार का रोकथाम कर सके, जिससे गंभीर रोगों में फंसने से बच सके। शारीरिक रोगों में फंसने पर ना सांसारिक सुख मिलता है, ना ही आध्यात्मिक सुख मिल सकता है। किसी भी सुख का अनुभव करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य मूलभूत आधार है। किसी भी चीज को जब खोते हैं तो तब उस चीज का कीमत पता चलता है। जब स्वस्थ रहते हैं तो स्वास्थ्य का क्या कीमत है, यह बात पता नहीं चलती है। इसीलिए स्वाद के क्षणिक सुख के वशीभूत होकर स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करते हुए इच्छानुसार खान पान करते रहते हैं। परिणामतः
गंभीर रोगों में फंसकर नंदनवन जैसा जीवन को नरकतुल्य बना लेते हैं। अब मैं प्रस्तुत विषय पर आता हूँ। आम के मौसम में बाजार अनेक प्रकार के आमों से भरा रहता है। आम का स्वाद सबको लुभाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है, यानी सभी फलों में श्रेष्ठ फल है आम। आम में फाइबर, विटामिन सी तथा ए और सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। किंतु प्रायः आम के सीजन में मेरे स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होते हुए देखा हूँ। फिर मुझे आश्चर्य हुआ है कि जब आम श्रेष्ठ फल है तो स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। सुधार यदि नहीं भी हो किंतु गिरावट तो नहीं होना चाहिए, किंतु हो रहा है। क्यों हो रहा है, कारण क्या है, यह जानने की इच्छा हुई। फिर मैंने आम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयत्न किया हूँ। जो जानकारी मुझे मिली है उसी जानकारी को आधार बनाकर आज की चर्चा कर रहा हूँ। आम 3 प्रकार से पकता है। पहला प्रकार, पेड़ पर अपने आप स्वाभाविक रूप से पक जाना। ऐसा पका हुआ आम श्रेष्ठ है, अमृत है। यह आम स्वादिष्ट रहता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी रहता है। किंतु यह आम दुर्लभ होता है। बाजार में ऐसा आम नहीं मिलता है। दूसरा प्रकार, पेड़ पर पकने से कुछ पहले आम को पेड़ से तोड़कर प्राकृतिक तरीका से पकाना। कैसे पकाना है इसकी चर्चा अभी आगे करूंगा। ऐसे प्राकृतिक रूप से पका हुआ आम मध्यम है। यह आम पहले प्रकार के आम के जैसा नहीं होने पर भी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होता है, लाभदायक ही रहता है। ऐसे आम भी बाजार में मिलना मुश्किल है। इन दोनों प्रकार के आमों के लिए मैं आगे चर्चा में प्राकृतिक आम इस शब्द का प्रयोग करूंगा ताकि बोलने में सुविधा रहे। यानी जब भी आगे मैं प्राकृतिक आम कहूंगा तो मेरा तात्पर्य इन दोनों प्रकार के आमों से रहेगा। अब तीसरा और अंतिम प्रकार यह है कि पेड़ पर पकने से बहुत पहले ही कच्चे ही आम को पेड़ से तोड़कर कृत्रिम रूप से, यानी कैल्शियम कार्बाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या एथिलीन पाउडर या एसिटिलीन गैस आदि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके जबरदस्ती पकाना। इनके अलावा एक अन्य केमिकल का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो बीज विक्रेता के पास आसानी से मिलने वाला एक तरल रसायन है। इस तरल रसायन को आम, पपीता, केले आदि कच्चे फलों पर छिड़क देने से 2 दिन में ही पक जाते हैं। जिनको पेड़ पर पकने के लिए 1 महीने से ज्यादा भी समय लग सकता था, ऐसे फल 2 ही दिन में पक जाते हैं। और ये फल दिखने में ऐसे लगते हैं कि मानो ये पेड़ पर ही पके हैं। इतना धोखा हो जाता है। ऐसे कृत्रिम रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकलों से पकाए जाने वाले आमों के लिए आगे चर्चा में केमिकल आम ऐसा शब्द प्रयोग करूंगा। कैल्शियम कार्बाइड आदि केमिकल को आम भाषा में मसाला भी कहते हैं। ऐसे मसाले से जबरदस्ती पकाए गए आम निकृष्ट होता है। इन फलों में प्राकृतिक पौष्टिक तत्व भी कम हो जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। ऐसे पके आम स्लो पॉइजन है, धीमी जहर है। ये मसाले जहरीले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इन मसालों से पकाए गए आम में जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। इनसे गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा हो जाते हैं। कच्चे आमों को गत्ता डिब्बे में भरकर उन आमों के बीच में मसाले की पुड़िया रख देते हैं। बंद डिब्बे में गर्मी के कारण आम पसीने से गीले हो जाते हैं और नमी के संपर्क में आते ही डिब्बे में रखा हुआ मसाला एसिटिलीन गैस पैदा करता है और यह गैस
कच्चे आमों में घुसकर उनको 30-40 घंटों में जबरदस्ती से पका देता है और ऐसे पके आम खाने से उन आमों के माध्यम से वह जहरीले गैस हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ऐसे फलों में गुणवत्ता काफी हद तक कम हो जाती है। बीमार लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं फल खाने को, किंतु अज्ञान से ऐसे जहरीले आम खाकर ठीक होने की बजाय और अधिक बीमार हो जाते हैं। अब ऐसे जहरीले रसायनों से पकाए गए आम खाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है उनको अब बताता हूँ। चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, मुंह में हल्की जलन, डायरिया, लीवर व गुर्दा खराब होना, डायबिटीज, दिल की बीमारी, शरीर में एलर्जी होना, त्वचा के अल्सर, कैंसर, ऐसे गंभीर बीमारी भी हो सकती हैं। ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा कोलन कैंसर, स्किन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि का खतरा भी बना रहता है और आंखों की स्थायी क्षति, सांस की तकलीफ भी हो सकती है। तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है, जिससे मस्तिष्क को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाना, जिससे सिर दर्द, नींद न आना, मानसिक भ्रम, स्मरण शक्ति का ह्रास होना जैसी अनेक समस्याएं हो सकती हैं। जब यह सब जानकारी मिली तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और पश्चाताप भी हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि कभी भी मैं नहीं सोचा था कि अमृत समझकर खाए जाने वाले आम जहरीले भी हो सकते हैं, और पश्चाताप इसलिए हुआ कि अनजान से जहरीले आम खाकर अमूल्य स्वास्थ्य को हानि पहुंचाया हूं। इस जानकारी के अभाव में कहीं आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचे, इस दृष्टि से इस जानकारी को आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब यहाँ एक प्रश्न यह हो सकता है कि केमिकल आम जब इतना खतरनाक है तो करोड़ों लोग क्यों खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को तो जानकारी ही नहीं रहती, और जो लोग जानते हैं फिर भी खाते हैं क्योंकि एक बात यह है कि उनका मन उनके वश में नहीं रहता है, और दूसरी बात यह है कि केमिकल आम खाते ही तत्काल बीमारी नहीं होती है, लंबा समय लग सकता है। अनेक साल के बाद जब बीमारी आती है तब यह पता नहीं चलता है कि यह बीमारी केमिकल आम खाने से आई है। इसलिए बेपरवाह होकर केमिकल आम खाते रहते हैं। जो लोग होश में जीते हैं, मनुष्य जीवन का मूल्य जानते हैं, स्वास्थ्य का कीमत समझते हैं, वे लोग केमिकल आम की जानकारी मिलने के बाद स्वाद के लोभ में आकर किसी भी हालत में केमिकल आम नहीं खा सकते। अब केमिकल आम को कैसे पहचानें, इस विषय पर आते हैं। पहला, गंध से पहचानना। प्राकृतिक आम को सूंघने से फल की मिठास वाली एक अलग तरह का महक महसूस होता है, जबकि केमिकल आम में अलग तरह की गंध आती है। केमिकल आम खाने से मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। दूसरा, रूप से पहचानना। केमिकल आम बेहद आकर्षक होते हैं और ऐसे लगते हैं मानो अभी पेड़ से तोड़कर बाजार लाए गए हैं। प्राकृतिक आम कम आकर्षक दिखते हैं। केमिकल आम का रंग अधिक चमकीला रहता है, तेज रहता है, जबकि प्राकृतिक आम का रंग चमकीला नहीं होता है। प्राकृतिक आम का रंग पूरे सतह पर एक जैसा रहता है, किंतु केमिकल आम के सतह पर कहीं पीला, कहीं हरा रंग के धब्बे होते हैं। प्राकृतिक आम पूरा पीला या पूरा हरा रंग का होता है, किंतु केमिकल आम पूरा एक जैसा रंग का नहीं होता है, क्योंकि कच्चे आम डिब्बे में परस्पर बिल्कुल सटे रहने के कारण जहरीले गैस प्रत्येक फल के पूरे सतह पर पहुंच नहीं पाता है।
जहाँ गैस का संपर्क नहीं होता है वहाँ रंग भी नहीं बदल पाता है। इसलिए केमिकल आम पूरा एक जैसा रंग का नहीं होता है, कहीं पीला कहीं हरा दिखाई पड़ता है। केमिकल आम पूरी तरह से पक नहीं पाते हैं, ऊपर पके अंदर कच्चे होते हैं। तीसरा, रस से पहचानना। प्राकृतिक आम का स्वाद मधुर होता है, बल्कि केमिकल आम का स्वाद वैसा मधुर नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक मिठास खत्म हो जाती है। दोनों प्रकार के आम एक समय पर खाएं तो दोनों के स्वाद में बहुत अंतर पता चलता है। चौथा, स्पर्श से पहचान। प्राकृतिक आम को चारों ओर कहीं भी दबाकर देखिए, सब जगह एक जैसा ही नरम रहेगा, किंतु इसके विपरीत केमिकल आम कहीं ज्यादा नरम कहीं कम नरम रहेगा। इसका कारण भी वही है जो रूप का है, यानी विषैला गैस फल के पूरी सतह पर एक समान नहीं पहुंच पाना, क्योंकि फल परस्पर सटे रहते हैं। पांचवा, रस के परिमाण से पहचान। प्राकृतिक आम में बहुत रस होता है और केमिकल आम में या तो रस कम रहेगा या बिल्कुल ही नहीं रहेगा। छठा पहचान, बाल्टी में पानी भरकर उस पानी में आम डाल दीजिए। प्राकृतिक आम पानी में डूब जाएगा और केमिकल आम पानी पर तैरेगा। सातवां और अंतिम पहचान, केमिकल आम जल्दी खराब होने लगते हैं, इनकी तुलना में प्राकृतिक आम टिकाऊ होते हैं। अब आम को प्राकृतिक तरीके से कैसे पकाएं, इस विषय पर आते हैं। कच्चे आम को घर पर लाकर प्राकृतिक तरीके से पकाकर खाना बेहतर होगा, स्वाद भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। पहला प्रकार, बंद डिब्बे में पकाना। किसी भी हवाबंद डिब्बे में एयरटाइट कंटेनर में कच्चे आमों को भरकर रख दे और 5-6 दिन तक छेड़े ना, तो आम अपने आप पक जाएंगे। दूसरा, पाल लगाकर पकाना। धान का पुआल या गेहूं का भूसे को नीचे एक समान रूप में फैलाकर उस पर आम को फैला दें और ऊपर पुआल या भूसा ढक दें। 4-5 दिन में आम पक जाएंगे। तीसरा, कागजों में पकाना। समाचार पत्र आदि किसी भी कागज में आम को लपेट कर रख दें तो 1 सप्ताह में खुद पक जाएंगे। या एक आम को कागज से ना लपेटकर किसी गत्ते डिब्बे में या बाल्टी आदि में पहले कागज, समाचार पत्र आदि बिछा दे, उस कागज पर कच्चे आम को एक परत में फैला दे, फिर उन पर अच्छी तरह से कागज ढक दे, फिर उस कागज पर आम का एक और परत फैला कर रखे, फिर कागज से ढक दे। इस प्रकार आमों के प्रत्येक परत के नीचे और ऊपर कागज रखते हुए आमों से भरकर उस गत्ते डिब्बे आदि को ढक्कन से बंद करके किसी कोने में रख दे। 3-4 दिन में आम पककर तैयार हो जाएंगे। चौथा प्रकार, चावल में पकाना। चावल के डिब्बे में आम को 1-2 फीट गहरा दबा दें और 4-5 दिन तक बिल्कुल ना छेड़े। 4-5 दिन के बाद पूरी तरह से पका हुआ आम मिल जाएगा। पांचवा प्रकार, किसी भी डिब्बे में या बोरी में सूखी घास भरे और उस घास में आम रखकर ऊपर से और कुछ सूखा घास भर दे। 3-4 दिन में आम पक जाएंगे। छठा और अंतिम प्रकार, सूती कपड़े में पकाना। सूती कपड़े में आम को अच्छी तरह से लपेटकर किसी डिब्बे में रख दे तो 4-5 दिन में पक जाएंगे। यदि पेड़ से कच्चे आम तोड़ते समय 4 इंच लंबी डंठल के साथ तोड़े तो आम में एक अलग प्रकार की ताजगी रहेगी, स्वाद भी अच्छा रहेगा। पहले आम प्राकृतिक तरीके से पकाते थे, तभी तो बीमार कम होते थे। अब प्रश्न यह होता है कि बाजार में प्राकृतिक आम मिलते नहीं और कच्चे आम भी मिलते नहीं हैं। घर पर लाकर पकाने को केवल केमिकल आम ही मिलते हैं बाजार में, तो हम क्या करें?
जो बिकता है वही बाजार में आता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग विरले ही मिलते हैं। अधिक से अधिक लोग स्वाद के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। आम का स्वाद छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे कैसे भी आम क्यों न हो। आम तो खाना ही है, इसलिए बाजार में केमिकल आम धड़ल्ले से बिकते हैं। सारा बाजार केमिकल आम से भरा रहता है। यदि सभी लोग केमिकल आम खरीदना बंद कर दें तो बाजार में कहीं भी केमिकल आम नहीं दिखाई पड़ेगा। सब जगह या तो प्राकृतिक आम या कच्चा आम ही दिखेगा। यह तब संभव है जब सब लोग जागरूक हो जाएं। ठीक है, सब लोग कब जागरूक होंगे यह तो कह नहीं सकते, किंतु जो लोग अभी जागरूक हैं वे क्या करें? उनके लिए यही उपाय है कि कुछ व्यय प्रयास करके मंडी से या बगीचे से कच्चे आम खरीद कर लाएं और घर पर प्राकृतिक तरीके से पकाकर आम का स्वाद लें और स्वास्थ्य को भी सुरक्षित बनाए रखें। यदि कच्चा आम नहीं मिलता है तो आम को छोड़ दें, अन्य कोई फल खरीदें। केमिकल आम खाना मतलब बीमारियों को निमंत्रण देना है। कुछ लोग अनजान से और कुछ लोग जानते हुए भी स्वाद के लोभ से केमिकल आम खरीदते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने पर भी केमिकल आम क्यों खरीदते हैं? पूछने पर वे कहते हैं कि उनका मन नहीं मानता है। उनसे पूछता हूँ कि छोटे बच्चे कभी कभी अज्ञान के कारण स्वास्थ्य के हानिकारक चीज भी खाने के लिए हट करते हैं, तो उनको वह चीज खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते हैं ना। वह चीज खाने से क्या हानि होती है यह बात बच्चों को समझाते हैं, न कि वह चीज खिलाते हैं। इसी प्रकार यदि मन नहीं मानता है तो मन को भी समझाना चाहिए, न कि हानिकारक चीज खाना चाहिए। अब बात आती है कि मन को कैसे समझाएं। पहले यह देखना है कि शरीर में मन की क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है और मन को किस चीज से नियंत्रित किया जा सकता है। इस विषय में उपनिषदों का एक सुंदर उदाहरण सुनाता हूँ। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मानं रथिनं विद्धि। आत्मा को रथी यानी रथ का स्वामी मालिक जाने। शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ जाने। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी यानी रथ का चालक जाने। मना प्रग्रहमेव च, मन को लगाम जाने। इंद्रियाणि हयानाहुः, इंद्रियों को घोड़े जाने। विषयांस्तेषु गोचरान्, विषयों को सड़कें जाने। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, शरीर मन इंद्रियों से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं विद्वान लोग। जैसा रथ के स्वामी के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है, वैसा ही यह हमारा शरीर भी हमारे यानी आत्मा के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है। जैसा रथ में सवार होकर रथ का स्वामी अपना वांछित मंजिल प्राप्त करने के लिए यात्रा करता है, वैसा ही आत्मा भी अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने के लिए रथ रूपी इस शरीर में सवार होकर जीवन यात्रा करता रहता है। जैसा रथ का स्वामी रथ पर चुपचाप बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, सारा काम रथ चालक यानी सारथी करता है, वैसा ही आत्मा भी शरीर में चुपचाप बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, सारा काम बुद्धि ही करती है। जैसा रथ की यात्रा निर्विघ्न चलता हुआ मंजिल तक सुगमता से रथ पहुंच जाए,
यह सारा कार्यभार सारथी के कंधों पर रहता है। वैसा ही शरीर रथ में आत्मा की जीवन यात्रा को कल्याण मार्ग में चलाकर संसार सागर को तराकर आनंद सागर परमात्मा तक पहुंचाने का सारा कार्यभार बुद्धि पर ही रहती है। जैसा लगाम को नियंत्रित करने का काम सारथी का होता है, वैसा ही मन को नियंत्रित करने का काम बुद्धि का होता है। यदि लापरवाही से सारथी लगाम को नियंत्रित नहीं करता है तो रथ कुमार्ग में चला जाता है और रथ के स्वामी का अनिष्ट हो जाता है। वैसे ही यदि बुद्धि मन को नियंत्रित नहीं करेगी, मन में जैसी इच्छा हुई वैसा कार्य होता रहे, तो आत्मा की अधोगति ही हो जाती है। मन में जो भी संकल्प उठे उसको तत्काल कार्यान्वित नहीं करते हुए उस पर बुद्धि से अच्छी तरह से परिणाम के विषय में विचार करके कार्य किया जाए तो जीवन यात्रा सुखद ही होगा। नहीं तो मन में जैसा संकल्प उठा वैसा कार्य करते जाएंगे तो दुख के दलदल में बुरी तरह से फंसकर जीवन को दुर्भर बना लेंगे। जैसा लगाम घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसा मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जैसा घोड़े सड़कों पर दौड़ते हैं, वैसा इंद्रियां विषयों में दौड़ते हैं। हमारा मन नहीं मानता है का मतलब यह है कि हमारी बुद्धि के वश में हमारा मन नहीं है। मन में जैसी इच्छा होती है वैसा करते जाते हैं तो अंततो गत्वा केवल पश्चाताप करना ही शेष रह जाएगा। हम जीवन को सुखमय व मंगलमय तभी बना सकते हैं यदि हमारा मन हमारी बुद्धि के अधीन रहे तब। तात्पर्य यह हुआ कि जो भी कार्य करने से पहले शांत चित्त होकर बुद्धि से अच्छी तरह से विचार करके कार्य करते हैं तो मंगल ही मंगल होगा। जैसा आम खाने की इच्छा हुई और बाजार में सब केमिकल आम ही मिल रहे हैं, तब केमिकल आम खाने से क्या क्या बीमारी हो सकती है इसका स्मरण करें और बीमारियों में फंसकर लोग अस्पतालों में या घरों में कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं यह बात भी बार बार स्मरण करें। और यदि स्वाद के लोभ में केमिकल आम खाऊंगा तो मुझे भी ऐसा ही दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा बार बार सोचने से मन में जो इच्छा है आम खाने की वह समाप्त हो सकती है और बीमारियों के खतरे से बच सकते हैं। स्वास्थ्य का सुख चखते हुए मजे में रह सकते हैं। ठीक है, अब आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में कुछ नई बातों के साथ। सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो। धन्यवाद।